नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मैं संजय सिंह राणा आज आपके बीच पुनः उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारी ये जो मौजूदा सरकार है, दावे तो बहुत बड़े बड़े कर रही है, लेकिन क्या हकीकत में धरातल पर उनका कोई असर है? कहने का मेरा तात्पर्य है, हमारी सरकार और हमारे सरकार के मंत्री बड़े बड़े चुनाव को देखते हुए सभाओं में यह ऐलान कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में माफिया अब ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। दोस्तों, माफिया की बात कर रहे हैं तो मैं आपका ध्यान लखनऊ में आज जो पिछले कई दिनों से प्रमुखता से अमर उजाला और अन्य पेपरों के माई सिटी पेज पर छप रहा है, उस तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि माफिया नहीं तो और है क्या, जो नगर निगम, जिला प्रशासन, एलडीए प्रशासन की नाक में दम किए हुए हैं। प्रशासन अर्थात क्रेन से जो गाड़ियों को उठाने के ठेकेदार हैं, ये माफिया नहीं तो क्या हैं कि नगर निगम बार बार इन पर नकेल कसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सिर्फ दिखावे में। वह इन पर नकेल कसने में नाकाम हो रहा है, एलडीए प्रशासन नाकाम हो रहा है, नगर आयुक्त नाकाम हो रहे हैं, जिला प्रशासन नाकाम हो रहा है। और आज का ही पेपर है कि एक दिव्यांग की गाड़ी उठा ले गए। अर्थात ये जो क्रेन माफिया हैं, जो सरकार की भी नहीं सुन रहे, माफिया नहीं तो है क्या? आखिर और माफिया कैसे होते हैं? जो खुलेआम गोली मारे उन्हीं को ही माफिया कहा जाता है, या जो शासन को अपने पैरों की ठोकरों में रखे वह भी माफिया ही हैं। और अगर सरकार हमारी माफियाओं को भगाने की बात करती है, माफियाओं को प्रदेश छुड़ा देने की बात करती है, तो सिर्फ और सिर्फ हमें और आपको दिवा स्वप्न दिखाने की चेष्टा की जा रही है, गुमराह करने की चेष्टा की जा रही है। मेरे दोस्तों, एडीआर का रिपोर्ट जो अभी आया था, उसमें आपने देखा हमें माफिया कहां से मिलेंगे, जब सारे माफिया अब विधानसभा में बैठे हुए हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधि बनकर बैठे हैं। 35% दागी सांसद और विधायक, क्षमा कीजिएगा, मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात कर रहा हूं, 35% विधायक दागी हैं जो विधानसभा में 2017 के विधानसभा में आज भी हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और हमारी सरकार कह रही है कि हमने माफियाओं को प्रदेश छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। वो माफिया दिखाई कहां देंगे जब आपके संरक्षण में, आपकी पार्टी के बैनर के तले, आपकी गोद में बैठे हुए हैं, तो माफिया कहां दिखाई देंगे? दोस्तों, खैर, ये तो मैं सच्चाई से रूबरू कराने के लिए आप से इस विषय पर बात की। हमारा मेन मुद्दा है, जो हमारे भारतीय सर्वधर्म पार्टी का मेन मुद्दा है, जिस मुद्दे पर भारतीय सर्वधर्म पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह राणा पिछले 10 वर्षों से सरकार को आईना दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं, परिवर्तन लाने की चेष्टा कर रहे हैं, लोगों के अधिकारों को उन्हें सम्मान से दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस मुद्दे पर हम बात करते हैं, अर्थात शिक्षा और चिकित्सा। दोस्तों, आखिर क्यों हमारे इन राजनीतिक पार्टियों की घोषणा पत्रों में तो शिक्षा और चिकित्सा की बात की जाती है, इन्हें सुधारने की बात की जाती है, लेकिन क्या हकीकत में सरकार बनने के बाद इन राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, इन सत्ताधारी पार्टियों के द्वारा इस पर अमल किया जाता है? इसे जमीनी हकीकत में उतारने के लिए कोई कार्रवाई की जाती है? नहीं मेरे दोस्तों, अगर की जाती तो आज हमारी शिक्षा और चिकित्सा प्रणाली हमारे और आपके बस से बाहर की बात नहीं होती। मेरे दोस्तों, हमारी सरकार बार बार कह रही है हमने नौकरियों की भरमार कर दी, नौकरियों की भरमार कर दी। मेरे दोस्तों, मैं आज आपको आईना दिखाने की चेष्टा कर रहा हूं, सच्चाई से रूबरू करने की चेष्टा कर रहा हूं। आज भी अभी जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई ने आंकड़ा जारी किया है, हमारे 1,59,000 पदों में से प्रसिद्धि स्कूलों में प्रधानाध्यापक नहीं है। 1,00,000 स्कूलों में प्रधानाध्यापक नहीं है, अर्थात प्रधानाध्यापकों की 1,00,000 पोस्ट आज भी खाली है। 50,000 से अधिक स्कूलों में
क्लासरूम, फर्नीचर, शौचालय, पेयजल, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। 10,000 अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोल दिए गए हैं, क्योंकि वो तो निजी शिक्षण संस्थान के हैं, उन्हें तो हमें और आपको लूटने का मौका चाहिए ना। लेकिन इन माध्यम में पढ़ाने वाले योग्य शिक्षकों की कमी है। अब हम माध्यमिक शिक्षा की बात करते हैं मेरे दोस्तों, अभी तक मैं बेसिक शिक्षा की बात कर रहा था। 29,399 पद हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के। प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, सहायक अध्यापकों के 14,044 पद आज भी खाली हैं, और सरकार हमें और आपको गुमराह कर रही है। 1,50,787 पद हैं सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के, जिनमें से 89,403 पद आज भी खाली हैं। मैं आज की बात कर रहा हूं, अर्थात 23 दिसंबर 2021 की। आज भी 89,403 पद खाली हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत योजना पर अब तक अमल नहीं किया गया है। यह है शिक्षा पर हमारी सरकारों की बदनीयती, क्योंकि यह शिक्षा माफियाओं के आगे बेबस हैं। तो सरकारी शिक्षा प्रणाली को सुधारने की यह चेष्टा कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि शिक्षा माफिया इन पर हावी है, निजी शिक्षण संस्थान इन पर हावी हैं। अब हम उच्च शिक्षा में आ रहे हैं मेरे दोस्तों, बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं। 30 से 50% तक पद रिक्त हैं, अर्थात आधे पद रिक्त हैं। उच्च शिक्षा विभाग में सभी राज्य विश्वविद्यालयों में, राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों के पद 940 पद खाली हैं। वहीं सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 2,357 पद खाली हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गई है, पर अब तक वोकेशनल कोर्सेज को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों के मूल्यांकन की कसौटी खरा बनाने की आवश्यकता है, लेकिन हमारी सरकार हाथ पे हाथ रखकर बैठी है, सब कुछ निजी शिक्षण संस्थानों के भरोसे छोड़ चुकी है। यही हाल चिकित्सा का है मेरे दोस्तों। आज आखिर क्यों निम्न मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब परिवारों की पहुंच से शिक्षा दूर होता चला जा रहा है? इन्हीं बातों की चिंता करके पिछले 10 वर्षों से आपका यह छोटा भाई जो देखा, क्योंकि इसने महसूस किया कि हम और आप शिक्षा से वंचित होते चले जा रहे हैं। आखिर हमारा देश क्यों पिछड़ता चला जा रहा है? किसी भी देश का विकास अच्छी शिक्षा और अच्छी चिकित्सा व्यवस्था पर निर्भर करता है, लेकिन जब हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, हमारे देश के नागरिकों को अच्छी चिकित्सा नहीं मिलेगी, तो वह देश के विकास में भागीदार कैसे बनेंगे? या आप खुद सोचिए, वो अच्छे पदों पर कैसे पहुंचेंगे? वो नए निर्माण कैसे करेंगे? जबकि यह हकीकत है मेरे दोस्तों, हमारी आज की युवा पीढ़ी, हमारे आज के नौनिहालों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। कमी है तो उन्हें उचित संसाधन व्यवस्था की। लेकिन कैसे हम और आप अधिक से अधिक हाई स्कूल, इंटर पढ़ जाते हैं, अगर हम बीए में एडमिशन लिखाने जाते हैं, अगर किसी राजकीय महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में हमारा एडमिशन होता है, तो साल का खर्च 10 से 15,000 रुपये आता है, जो हम वहन कर लेते हैं। लेकिन इन विद्यालयों में पद इतने सीमित हैं कि सभी बच्चों को वहाँ एडमिशन हो ही नहीं सकता, जिसके कारण हमें निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों की ओर अग्रसर होना पड़ता है, रुख करना पड़ता है। लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ का खर्चा एक साल का 3 से 5 लाख रुपए आता है, जो हम जैसे निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब परिवारों के बच्चों के लिए आसमान से तारे तोड़ने जितना कठिन है, जिसके कारण या तो हम कर्ज के बोझ में दबे जाते हैं, अगर हमारे पास पुश्तैनी कुछ है तो उसे गिरवी रखते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, अगर नहीं है तो हम अपने बच्चों को समझाते हैं कि वो रोजी रोटी की व्यवस्था कर लें, अब पढ़ाई यही बंद कर दें। तो ऐसे कैसे हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु बनेगा मेरे दोस्तों? ऐसी शिक्षा पर संवेदनहीन सरकारों की, संवेदनहीन राजनीतिक पार्टियों के
भरोसे रह करके हम अपने देश को कब तक खोखला करते रहेंगे, कब तक कमजोर करते रहेंगे, ये आप हमें बताएं। अगर कहीं से गलत हो मेरे दोस्तों तो मैं आपकी हर बात सुनने को तैयार हूं। शिक्षा और चिकित्सा अगर आपको दुरुस्त चाहिए, निःशुल्क चाहिए, 100% गुणवत्तापरक उच्च शिक्षा तक, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, पायलट, वैज्ञानिक बनाने तक की शिक्षा मैं मुफ्त दिलाने की बात करता हूं। भारतीय सर्वधर्म पार्टी का यही उद्देश्य है। अगर आपको लगता है कि यह होना चाहिए तो मेरे दोस्तों, भारतीय सर्वधर्म पार्टी एक नई नवेली पार्टी है जिसके गठन का उद्देश्य ही है हमारे देश के हर नागरिक के स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना और हमारे देश के बच्चे बच्चे को उच्च गुणवत्तापरक शिक्षा मुहैया कराना, जो सिर्फ आप उद्योगपतियों, नेताओं, मंत्रियों, विधायकों, नौकर साहों के बच्चों को ही मिलती है, वैसी शिक्षा मैं आपको मुफ्त दिलाने की लड़ाई लड़ रहा हूं मेरे दोस्तों। लेकिन इस लड़ाई में मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यह ऐसी लड़ाई है जो दिन में तारे जितने देखने जितनी कठिन है, असंभव है, और मैं अकेला नहीं कर सकता हूं। फिर भी मैं दिन में तारे देखने का सपना पाला हूं, क्योंकि यह बदलाव मुझे लाना है, यह मेरा विश्वास है, यह मेरी प्रतिज्ञा है, यह मेरी जिद है। और यह राजनीतिक पार्टियां ऐसा नहीं होने देंगी, क्योंकि जिस दिन मेरा यह सपना साकार हो जाएगा उस दिन यह सभी शिक्षा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर व्यापार करने वाले माफियाओं की, शिक्षा माफिया हो चाहे चिकित्सा माफिया हो, सबके धंधे बंद हो जाएंगे मेरे दोस्तों। और यह ऐसा हमें यह सरकार ही नहीं करने देगी। तो इसके लिए यह जनहित में है, देश हित में है, राष्ट्र हित में है, हमारे और आपके बच्चों के भविष्य के हित में है मेरे दोस्तों। इसे ध्यान में रखते हुए आप हमारा साथ दें मेरे दोस्तों। भारतीय सर्वधर्म पार्टी आप सभी का आह्वान करती है मेरे दोस्तों, देश हित में आप हमारा साथ दें।